नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, 2 इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का साइंस एजुकेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो भी इंडियन एक्सप्रेस का नॉर्थ ईस्ट से संबंधित। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो सब। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की रणनीति से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है ना, पिछले 5-6 सालों में अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। 2015 में ये थी 81 और 2021 में इंप्रूव होके हो गई है 46। साइंस एजुकेशन की हम बात करें, हमारे संविधान का आर्टिकल 51A क्लास H, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला आर्टिकल है, एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है कि वो अपने आप में साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी और रिफॉर्म की जो स्पिरिट है वो डेवलप करें। और अक्सर इस फंडामेंटल ड्यूटी को हम क्रिटिसिज्म के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। आंसर राइटिंग में लिखते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है, इंक्वायरी रिफॉर्म का क्या मतलब है, ये संविधान में क्लैरिफाई नहीं किया गया है, तो ये एम्बिगुअस है थोड़ा। लेकिन देखो, एक बात साफ है, अगर हमें हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करनी है, सुपर पावर बनाना है, तो साइंस एजुकेशन तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई ना, उन्होंने पहले ही समझ ली थी। तभी तो देखो 1961 में इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी ने हमारे देश के स्कूल्स में साइंस की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया। इसके बाद 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, 1964 में कोठारी कमीशन आया, 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और अभी भी जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसमें साइंस एजुकेशन पर काफ़ी फोकस किया गया है। आपने देखा भी होगा, कुछ साइंस मूवमेंट्स भी चली, जैसे केरला शास्त्रा साहित्य परिषद और होशंगाबाद साइंस प्रोग्राम, इन्होंने भी साइंस को लोकप्रिय बनाने में मदद की। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, एक सेंटर एस्टैब्लिश हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत। इस सेंटर ने भी हमारे देश में साइंस एजुकेशन को मजबूत बनाने में मदद की और हमारे देश में साइंस टीचर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद की। इसके अलावा देखो, 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा भी एक पेपर रिलीज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि साइंस को ना आप टेक्स्ट बुक से बाहर लेके आओ। रियल वर्ल्ड में बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो ज्यादा सीखेंगे। अदरवाइज सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते रहेंगे ना, तो साइंस इम्बाइब नहीं कर सकेंगे वो। ये बात एनसीईआरटी ने 2005 में ही बोल दी थी। तो इसी को देखते हुए ना 2016 में नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च करने का मकसद ये था, देश के स्कूल्स में साइंस एजुकेशन को मजबूत करना। अब देखो, साइंस एजुकेशन को इस प्रकार से मजबूत करना कि बच्चों में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टिंकरिंग, ये सब आए। अब टिंकरिंग वर्ड सुन के सबसे पहले तो आपके मन में ये आया होगा, ये टिंकरिंग क्या है, क्या मतलब है टिंकरिंग का? देखो, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूं। इस अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नाम विभिन्न स्कूलों में लैब्स इस्टेब्लिश की जाती हैं। अभी तक देखो 9500 प्लस स्कूल्स में लैब्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इस अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत लैब्स का नाम है अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज, और ये जो लैब्स है ना 7.5 मिलियन स्टूडेंट्स को कवर करती है देश के 722 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये लैब्स इस्टेब्लिश हुई हैं ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, गर्ल्स स्कूल्स में, को-एड स्कूल्स में भी। अब आते हैं टिंकरिंग वर्ड की तरफ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। 3 इडियट्स मूवी में जो आमिर खान का किरदार है ना, रेंचो, वो टिंकरिंग करता है। टिंकरिंग मतलब आपको ना मशीनों से खेलना अच्छा लगता है। बेशक आपको मशीनों का ज्ञान ना हो, लेकिन मशीनों के साथ, मशीनों के पार्ट्स के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना, उनको ठीक करने की कोशिश करना, ये सब आपको अच्छा लगता है। तो ये होता है टिंकरिंग। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी टिंकरिंग जरूर की होगी। मतलब छोटी जो कार होती है, चलनी बंद हो जाए तो हम उसको खोल के देखते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है। हम अलग अलग पार्ट्स निकालने लगते थे उस समय।
पानी के अंदर गाड़ी को डुबो दिया और चेक करना क्या गाड़ी अभी भी चल रही है। तो बचपन में ना लगभग सभी बच्चे टिंकरिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल में आते हैं ना तो उनको ना ये टिंकरिंग की आदत छुड़वा दी जाती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने स्कूल में या फिर कॉलेज में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। कितने फर्जी ढंग से हम ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे। हम मतलब देखो, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हों, लेकिन मेजोरिटी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। गिने चुने 10-15 एक्सपेरिमेंट्स होते थे केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में, और लैब में ज़्यादा सामान छेड़ने नहीं दिया जाता था। सामान टूट गया तो फाइन लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। बस जो करना है बस वही करना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही नंबर आए उसको प्रैक्टिकल की नोटबुक में लिख दो। अरे प्रैक्टिकल का मकसद ही ये है ज़्यादा सोचना, इधर उधर के एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन ये सब अलाउ होता ही नहीं है स्कूल में और कॉलेजेस में। इसको पता है आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो? हमने एक ऑब्जेक्टिव ड्रा किया, ए ऑब्जेक्टिव को ड्रा करके हमने एक प्रोसेस भी डिफाइन की कि बी प्रोसेस से हम ए ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। लेकिन देखो मेन क्या था? ऑब्जेक्टिव अचीव करना। बी सिर्फ एक प्रोसेस थी। आप ना बी प्रोसेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ऑब्जेक्टिव को तो भूल ही गए। जैसे देखो, इंसान ना अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा कमाना चाहता है। अब मेन इंसान का ऑब्जेक्टिव है अच्छी लाइफ, हैप्पीनेस वाली लाइफ व्यतीत करना, लेकिन इंसान ना हैप्पीनेस को भूल ही जाता है, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में इन्वॉल्व रहता है। वही चीज ये है, प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ एक्सपेरिमेंट करने हैं, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो बच्चों को सिखाना था ना। ऑब्जेक्टिव तो आप भूल गए। इवन देखो, आपने साइंस से एग्जीबिशंस भी काफी सारे देखे होंगे, उनमें भी जो प्रोटोटाइप यानी नमूना तैयार किया जाता है ना, वो थर्मोकोल का यूज करके किया जाता है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए साइंस एजुकेशन में ये सब जो दिखते थी ना कि बच्चों में साइंस की लर्निंग आउटकम नहीं इंप्रूव हो पा रही थी, इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया, अटल टिंकरिंग लैब्स का। ये जो लैब है ना, इसमें काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बच्चों को फ्रीडम होती है कि बच्चे अपनी मर्जी से जो कुछ सीखना चाहें, एक्सपेरिमेंट करना चाहें, वो कर सकते हैं। एक ऐसा नहीं होता जो हमने केमिस्ट्री वाला एग्जांपल डिस्कस किया था कि 10 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं, रीडिंग लेनी है, प्रैक्टिकल में नोट करना है, बस आपका काम खत्म। नहीं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, रोबोटिक्स, ऑटोकैड, टिंकरिंग कैड, बच्चे अपने आप से कर करके सीखते हैं। इवन दूसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम, 3D प्रिंटर, ये भी होता है। जब देखो बच्चा क्लासरूम में थ्योरी सीख के आता है और बाद में अटल टिंकरिंग लैब्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है ना, तो उसकी लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और इस प्रकार की जो अटल टिंकरिंग लैब्स है ना, इनमें टीचर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे राइटर एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब के एक टीचर से मैंने बात की और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो बच्चों में रीजनिंग स्किल्स है ना साइंस की, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसमें ए पोजीशन से नीचे बी पोजीशन तक पानी को ना थोड़ा लेट आना था, तो सोचा बच्चों ने क्या किया जाए, मैं वो सब देख रहा था। मेरे देखते देखते बच्चों ने ये कंक्लूजन निकाला कि पानी अगर देखो जिगजैग फॉर्म में आएगा ना इस प्रकार से, तो लेट पहुंचेगा बी पोजीशन तक और अपना जो काम है ना वो चल जाएगा। ये देखो, अभी आप सोचोगे तो छोटी सी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देखो बिल्कुल छोटी क्लास में बच्चे इतना दिमाग लगा के चीजें सीखते हैं ना, तो धीरे धीरे उनका जो साइंस में IQ है ना वो इंप्रूव होता जाता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है बच्चे जो हैं यानी स्टूडेंट्स लोकल सोसाइटल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। वो डिजिटल मॉडल्स को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग सीखते हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करते हैं 3D प्रिंटर में, ताकि जो मॉडल उन्होंने सोचा है उसका एक नमूना बन जाए। और देखो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी एक्सपोजर होता है। कैसे? जैसे देखो वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, कोई कारपेंटर का स्टूडेंट है वहां पे पढ़ रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो इन्होंने ना अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा होता है। अब इलेक्ट्रीशियन का जो बच्चा है उसको तारों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, अपने फादर से उसने सीखा होता है, तो वो चीज जब वो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को जो फादर से मिली
थ्योरेटिकल नॉलेज को जो क्लास में मिली उन सब को इंप्लीमेंट करता है लैब में, तो उसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है। इन सब चीजों की वजह से ना बच्चे अब लैब्स में बहुत जाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो खेलते खेलते ना लैब में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। एक अच्छी चीज इन लैब्स के साथ देखो ये भी है, जिन भी स्कूल्स में ये लैब है ना, सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, सिमिलर फंडिंग प्राप्त दी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अटल टिंकरिंग लैब का ज़्यादा अच्छा है, कहीं थोड़ा घटिया है, ऐसा नहीं। सभी लैब्स में सेम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो देखने को मिलता है अटल टिंकरिंग लैब्स में, और सेम ही पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा एक लैब में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइंस एजुकेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, नॉर्थ ईस्ट में ना पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा काफी सारे पॉजिटिव घटनाक्रम हुए हैं। जैसे बॉर्डर इश्यूज की बात लीजिए, असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा था ना, उसको सोल्व करने के लिए दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया। हालांकि पूरी तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। असम और मेघालय के बीच 12 पॉइंट्स पे जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो 6 पॉइंट्स पर सहमति बन गई है, 6 साइड्स पर सहमति बन गई है, यूं कह सकते हो। इसके अलावा असम जो सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, असम के देखो दूसरे राज्यों के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए बातचीत चल रही है। नागालैंड के साथ बातचीत चल रही है। मिजोरम के साथ भी बातचीत जारी है बॉर्डर डिस्प्यूट का कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है ना, वो भी कम कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे देखो, त्रिपुरा, यहां से तो ओस्पा पूरी तरह से हटा लिया गया 2015 में, मेघालय में हटा लिया गया 2018 में, नागालैंड में फायरिंग की घटना हुई थी, उसके बाद नागालैंड में, मणिपुर में, असम में भी जो डिस्टर्ब एरिया है ना वो कम कर दिए गए हैं। यानी अब पहले का अपेक्षाकृत कम एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है। इसके अलावा देखो और भी अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में 7,000 से ज्यादा मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में, जो पहले इंसर्जेंसी कर रहे थे। पीस इस्टेब्लिश करने के लिए काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जैसे बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ जनवरी 2020 में, ब्रू एग्रीमेंट साइन हुआ जनवरी 2020 में, NLFT त्रिपुरा एग्रीमेंट साइन हुआ अगस्त 2019 में, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट साइन हुआ सितंबर 2021 में। तो इसकी वजह से इतने सारे जो पीस एग्रीमेंट साइन हुए हैं ना, वहां पर इंसर्जेंसी की घटनाएं काफी ज्यादा कम हो गई है। 2014 के अपेक्षाकृत 2021 में इंसर्जेंसी की घटनाओं में 74% कमी आई है। गवर्नमेंट के देखो नॉर्थ ईस्ट में जो भी इश्यूज है ना, उनको एड्रेस करने का और डेवलपमेंट लाने का जो रणनीति है ना वो ये है, सबसे पहले जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको एंड किया जाए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस सुनिश्चित किया जाए, नॉर्थ ईस्ट देश की जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे, ये इंश्योर किया जाए। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो अलग से बोलियां बोली जाती हैं, यूनिक डांस है, म्यूजिक, फूड, कल्चर, ये जो उनका यूनिक कल्चर है ना उसको भी प्रिजर्व किया जाए। तो ये सरकार की रणनीति है नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाने की और लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने की। अगर यूपीएससी पूछ लेती है ना नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ अच्छा हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं वहां पे डेवलपमेंट लाने में। टेरेन काफी डिफिकल्ट है, पहाड़ हैं, सिर्फ असम ऐसा है जहां पे ज्यादातर प्लेन एरिया है, बाकी तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पहाड़ हैं। कनेक्टिविटी काफी डिफिकल्ट है। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वो जो प्राइवेट कैब वगैरह नहीं चलती, सुमो जो मैक्स चलती हैं, जीप वगैरह, शेयर्ड बेसिस पे 10 सवारी इकट्ठा होगी जब वो कैब चलेगी, और उसका भी फेयर काफ़ी ज़्यादा 300-400 ऐसे। तो वहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पुअर है। एरियाज काफ़ी बैकवर्ड हैं, मतलब लोगों के पास इतना इनकम नहीं है तो खर्च नहीं करते। लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल है। अब लोगों का इनकम इतना नहीं है तो देखो वहाँ पे बहुत सारी कम बाहर की चीज़ें जाएंगी, बाहर के लोग वहाँ पे जाके बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन को तो ये लगता है ना कि वहाँ पे जाने का फ़ायदा क्या जब लोगों का इनकम लेवल इतना नहीं है। इंसर्जेंसी का पॉइंट तो आपको पता ही है, वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की इंसर्जेंसी चल रही है।
कुछ इंसर्जेंट्स अलग से स्टेट की मांग करते हैं, कुछ इंडिया से अलग होने की बात भी करते हैं। हालांकि अब ऐसे ग्रुप्स की संख्या कम हो गई है जो अलग से देश बनाने की मांग करते हैं। ये सरकार की कुछ स्कीम्स हैं जिनको आपको लिखना है। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 में आई थी, 5 सालों के लिए स्कीम स्टार्ट हुई थी। स्कीम में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में इंक्लूडिंग सिक्किम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। नीति फोरम बना नॉर्थ ईस्ट के लिए, नीति आयोग के साथ मिलके ये जो नीति फोरम है ना काम करता है और 5 फोकस सेक्टर्स पर ध्यान देता है। टी, टूरिज्म, बैम्बू, डेयरी और पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब फिश प्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में लिखिएगा। 16 जो प्रोजेक्ट्स हैं ना थीम्स के साथ, अलग अलग थीम्स के साथ, जैसे हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, इको एडवेंचर, ये यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम में जो स्पिरिचुअल साइट्स हैं ना उन पर फोकस किया जाता है, जैसे कामाख्या देवी टेम्पल, पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन एट नागालैंड। और इसके अलावा एक आइकॉनिक साइट डेवलपमेंट स्कीम में काजीरंगा नेशनल पार्क को भी आइडेंटिफाई किया गया है। लास्ट में कुछ और एफर्ट्स का भी जिक्र किया जाता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसकी अपने आप में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे छोटे छोटे नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल रिसोर्सेज। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट है डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने गुवाहाटी में लॉन्च किया। मकसद ये है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की सहायता से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जो लाइफ्स है ना उनको अपलिफ्ट करना। कुछ पैन इंडिया स्कीम्स भी यहाँ पर चलती हैं। कुछ क्या मतलब जो भी एप्लीकेबल हैं सारी ही पैन इंडिया स्कीम्स यहाँ पर तो चलती ही हैं, जैसे जल जीवन मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए, ये इंडिया की मेन एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पिलर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सहायता से इंडिया ईस्टर्न जो कंट्रीज है ना जैसे आसियान है, इनके साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है। तो मजबूत तभी होंगे ना संबंध जब नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि जो ये आसियान की कंट्रीज है ना अगर इनकी कनेक्टिविटी इंडिया के साथ इंप्रूव होनी है तो सबसे पहले तो हमें नॉर्थ ईस्ट में ही कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी और नॉर्थ ईस्ट में जो भी इश्यूज है ना उनको एड्रेस करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यूक्रेन वार का कंटेक्स्ट है, ये तो आपको पता है। वर्ल्ड जो है फिर से 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, जैसा कोल्ड वार के दौरान था। कोल्ड वार में एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। अभी यूएसएसआर तो है नहीं, लेकिन यूएसएसआर जिन 15 टुकड़ों में बटा उसमें से सबसे मेन टुकड़ा था रशिया। रशिया के राष्ट्रपति फिर से यूएसएसआर के समय जो उनकी ग्लोरी थी ना उसको हासिल करना चाहते हैं, रशिया को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगता है। उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने जबरदस्त सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर। चाइना रशिया का साथ दे रहा है। मतलब वर्ल्ड फिर से 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है फिलहाल के समय में। देखो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था ना, यानी कोल्ड वार जब खत्म हुआ था ना, तो वर्ल्ड इंटीग्रेट हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वर्ल्ड जो ना ग्लोबल विलेज की तरह बन गया। ग्लोबल विलेज मतलब जैसे विलेज में आपने देखा होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सामान को ले जाना बहुत आसान होता है। पूरा गांव जो होता है आपस में इंटीग्रेटेड होता है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। हालांकि आजकल तो गांव भी बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन पुराना गांव का एग्जाम्पल आप देखिए, एक्सेस करना एक गांव से गांव के दूसरे कोने को बहुत आसान होता था। उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के बाद ना इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना आसान हो गया, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने में जाना, आइडियाज का आदान प्रदान, सामान का आदान प्रदान, ह्यूमन बींग्स का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया। तो पूरा वर्ल्ड ना एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया। और यह भी कहा जाने लगा कि देखो जब वर्ल्ड इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है ना तो युद्ध इतना आसानी से नहीं होगा। एक फेमस कोट है, वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में यूज होता है, मैं आपको बता देता हूं कि लोग ना मैकडोनल्ड की लाइन में लगना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय युद्ध के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब देखो 2 देशों की इकोनॉमी इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो जाती है ना आपस में, जैसे चाइना और यूएसए है, इन 2 देशों की इकोनॉमी आपस में इतनी ज्यादा इंटीग्रेट है। यूएसए की इन्वेस्टमेंट है चाइना में, चाइना की डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने डॉलर्स अपने पास रिजर्व के तौर पे रखे हैं। तो अगर यूएसए कोलैप्स होगा,
यूएसए की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो चाइना को नुकसान होगा, चाइना की होगी तो यूएसए को नुकसान होगा। दोनों आपस में युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन देखो दूसरी तरफ के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। पावर का जो क्रेज है ना किसी भी देश में ज्यादा होता है और कई बार तो इकोनॉमी ही युद्ध का कारण बन जाती है। मतलब एक पक्ष ये बोलता है कि इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट हो तो युद्ध नहीं होते क्योंकि दोनों को नुकसान होता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये बोलता है कि कई बार तो इकोनॉमी की वजह से ही नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों देशों में अगर इंटरडिपेंडेंसी होगी तो युद्ध नहीं होगा। अब थोड़ी बहुत इंटरडिपेंडेंसी तो देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में भी होगी ना, लेकिन युद्ध हो गया। इस युद्ध की वजह से ना 1990 के बाद से जो ये ग्लोबल विलेज वाला सिस्टम बना था ना, वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो गया था, इससे इंडिया को भी काफी फायदा हुआ, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो यूक्रेन वार चल रहा है ना, इससे सभी देशों को नुकसान हो रहा है। जैसे इजिप्ट जो है, इजिप्ट में फूड शॉर्टेज है क्योंकि वो व्हीट के लिए रशिया यूक्रेन पे डिपेंडेंट थे। जर्मनी में गैस नहीं आ पा रही है रशिया से। अमेरिका इलेक्ट्रिक कार्स की शॉर्टेज की वजह से परेशान है क्योंकि रशिया के निकल पे डिपेंडेंट था। श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है आपको पता है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। इंडिया में भी फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने का खतरा है। तो सभी देशों को नुकसान हुआ है यूक्रेन वार के कारण। देखो 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया ना, हमारे देश में भी एलपीजी रिफॉर्म आया, तो इससे ना बहुत सारे देशों को फायदा हुआ, इंडिया को भी फायदा हुआ। इंडिया में आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ गई, इंडिया की इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी छोड़ दी। लेकिन अब इस यूक्रेन वार के कारण ग्लोबलाइजेशन को धक्का लगा है, यानी पहले जो सिस्टम चला आ रहा था वो अब डिसरप्ट होगा, ऐसा खतरा है। जैसे देखो इंडिया भी रशिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। रूबल एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया का यह कहना है कि देखो हमें तो रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है, हम क्यों ना रशिया से सस्ता तेल परचेज करें। लेकिन ना राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो ऑलरेडी जो सिस्टम चला आ रहा था ना कि डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड की ऐसी करेंसी है जिसमें ज्यादातर ट्रेड होता है, अब वो डिसरप्ट होगा ना तो इंडिया को इससे ज्यादा नुकसान होगा। करंट सिस्टम इंडिया के पक्ष में था, लेकिन अब इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करेगा थोड़ा सस्ता तेल परचेज करने के लिए, तो इससे इंडिया को नुकसान होगा। कैसे? आपके मन में आया होगा, अरे सस्ता तेल मिलेगा तो इंडिया को तो फायदा हो रहा है, नुकसान कैसे हो रहा है? तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं, देखो वर्ल्ड जो है ना आज के समय में ज्यादा डिवाइडेड है। अगर इंडिया एक लेवल से ज्यादा रशिया के साथ ट्रेड करेगा ना तो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से नाराज हो जाएंगी। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट प्रेजेंट करते हैं। इंडिया जो आज के समय में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। तो जो थोड़ा सा सस्ता तेल हमें मिलेगा उसका बल्कि नुकसान ज्यादा हो जाएगा अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने हमसे माल मंगवाना कम कर दिया। तो कुल मिला के देखो राइटर का पॉइंट तो यही है, इंडिया को ना थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी सोचना चाहिए। अभी जो सिस्टम चला आ रहा है ना वो इंडिया के पक्ष में है। थोड़े से फायदे के लिए इंडिया लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान ना कर बैठे। अभी का फायदा इंडिया को उठाना चाहिए अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। तो थोड़ा सा सस्ता तेल मिलेगा, वो इंडिया शॉर्ट टर्म फायदा ना देखे जितना कि इंडिया की गुडविल चली जाएगी, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे संबंधों पर असर पड़ सकता है, वो सब भी इंडिया देखे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।